जोहार। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। आपको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जो साथी आज हमें देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखें। आज हमारे साथ हमारे मित्र और क्रांतिकारी साथी और आंदोलन के शुरू से हम लोगों के साथ में रहे हमारे साथी और पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता, केंद्रीय सचिव भाई संजय महतो जी हमारे साथ हैं। संजय दा, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग एक अहम विषय को लेकर के बात करना चाहेंगे। संजय दा, हम लोगों ने देखा कि पार्टी का जो हम लोग का निर्माण हुआ वो एक सबसे पहले हम लोगों ने जेबी केसेस नाम करके संगठन बनाया। संगठन के बाद पार्टी ने बलियापुर के अधिवेशन के बाद ये निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग को अब है सो पार्टी बनाना चाहिए। हम लोगों ने इलेक्टोरल इलेक्शन में हम लोगों ने आने का काम किया, राजनीति में आने का काम किया। उसके बाद कुछ चीजें जो हम लोग देख पा रहे हैं, पहले हमारी सिर्फ समस्या ये थी कि हम लोग सिर्फ बातों को उठाते थे कि भाई ये कमजोरी है, वो कमजोरी है, ये कर रहा है, सीसीएल ऐसे कर रहा है, बीसीसीएल ऐसे कर रहा है, पदाधिकारी ऐसे कर रहा है। अब चूंकि हम लोग चुनाव लड़ने लगे हैं तो पूरे झारखंड की जनता की जो उम्मीद है, पूरे झारखंड की जनता की जो उम्मीद है वो अब हम लोगों पर आकर के आश्रित है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों की जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है? देखिए, इसलिए जिम्मेवारी हम लोग पर विश्वास लोगों का होने लगा कि 24 साल का झारखंड आज हो गया है, लेकिन किसी भी पार्टी ने ये पहल नहीं किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं किया। और झारखंड में इतना संसाधन है, इतना व्यवस्था यहाँ है कि बाहर जाने का आवश्यकता किसी को नहीं पड़ेगा। ना मजदूर, ना किसान, ना पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं, किसी को बाहर जाने का आवश्यकता नहीं। क्योंकि यहाँ संसाधन अगर राज्य में देखा जाए, पूरा देश में, तो संसाधन अगर सबसे अगर हम देखा जाए पूरा देश स्तर पर तो झारखंड का ही है। 40% जिसका माइंड्स है और उसके यहाँ के रहने वाले, यहाँ के नागरिक, झारखंड के रहने वाले, वो बाहर जाके काम करेंगे तो सरकार को शोभा नहीं देती है। इसलिए हम लोग एक विकल्प लेकर झारखंड में प्रवेश किए हैं। और आप देखिए लोकसभा में क्या हम लोग का वोट रहा, फिर विधानसभा हम लोग चुनाव लड़े। विधानसभा में हम लोग एक झारखंड में तीसरा मोर्चा बनकर उभरे हैं, क्षेत्रीय पार्टी बनकर उभरे हैं। तो सभी पूरा झारखंड का एक आशा और उम्मीद को लेकर हम लोग आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और कोशिश हम लोग का रहेगा कि जितने भी कंपनियां हैं, खास करके आउटसोर्सिंग कंपनी हो गई, सीसीएल हो गई, या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो हम लोग चाहे हम लोग को जो भी करना पड़ेगा, जयराम दा के नेतृत्व में हम लोग हर जगह अपना बात रख के मनवाने का कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं उनको कम से कम रोजगार दे। अस्थाई नहीं, लेकिन या अस्थाई ही सही। यहाँ पर एक बात रोकना चाहेंगे आपको। हाँ। कि यहाँ जो मूल कारण हम लोग देख रहे हैं संजय दा, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, समाज का एक सबसे जो आधारभूत संरचना को तैयार करने वाला जो सबसे बड़ा रास्ता है वो शिक्षा है। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आप देखे होंगे कि सेंट कोलंबस के निर्माण के बाद हजारीबाग के लोग यहाँ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक लैक ऑफ स्टैंडर्ड, एक जो शैक्षणिक गुणवत्ता की जो कमी है झारखंड में आज तक है? आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले वही इंटरमीडिएट, वही ग्रेजुएशन, वही पीजी, और आज भी वही। कोई तकनीकी शिक्षा का क्या आपको नहीं लगता है कि झारखंड में और हजारीबाग में खास करके कमी है? बहुत कमी है। हजारीबाग एक एजुकेशन का हब है। जिस समय स्थापना हुआ 1899 कोलंबस कॉलेज की, उस समय से अगर उसी तरह से यहाँ अगर डिग्री कॉलेज जिस तरह से विनोबा भावे है, उसी तरह से अगर यहाँ टेक्निकल कॉलेजेस रहती, यूनिवर्सिटी रहती, तो शायद यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते। और जो बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चेन्नई जाते हैं कोर्स करने के लिए, अगर वो यहाँ सुविधा रहती तो फिर यहाँ एक रोजगार का साधन भी बनता और लोग यहीं पे अपना रोजगार भी करते और कहीं बाहर जाने हाल के दिनों में संजय दा, हमारा कई माइनिंग एरिया में हमारा दौरा हुआ और पीओ लेवल के अधिकारी से, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, वो सीसीएल के हो या टाटा के हो या
और अन्य जगह के माइनिंग क्षेत्र के हो, उनसे हमारी मुलाकात हुई और मैं ऐसे हाट बाजार में उनसे साइड से मिला और मैं उन लोगों को बोला कि आखिर क्या कारण है कि क्षेत्रीय युवा जो हैं, क्षेत्रीय युवा या जो लोकल क्षेत्र के युवा हैं वो बेरोजगार हैं। आप बाहरी लोगों को तरजीह दे रहे हैं और 75% निजी क्षेत्र में भी जो सरकार का आदेश था वो देने का, उसका भी आप लोग वायलेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जवाब दिया, मेरे मन में बड़ा कौतूहल आया कि देखिए सूरज जी, आप लोगों का ये कहना और ये हल्ला करना उचित है कि हमारे लोकल लोग नहीं हैं, लेकिन आप एक चीज को समझिए, चाहे खनन नीति के अनुसार आप आइए या कोल परियोजना में आइए या कोई भी क्षेत्र में आइए, जब तक अपने कौशल को यहाँ के क्षेत्रीय युवा नहीं अगर आगे बढ़ाएंगे तो उनको हम नौकरी देना नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई खनन में किसी को लेना चाहते हैं तो वहां पर माइनिंग सरदार होना चाहिए, फीटर होना चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए, बहुत तरह का चीज है। तो आखिर फिर मैंने ये सवाल किया कि अगर आप किसी आदमी का जमीन लेते हैं, आप उसकी जमीन पर कोयला का खनन करते हैं, तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशन डेवलप करके क्यों नहीं यहीं पर लड़का लोग को ट्रेंड करते हैं? सब 6 महीना साल भर का सब संस्थान आएगा, 6 महीना साल भर का सारा कोचिंग करेगा, सब लोग ट्रेंड हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके रवैया पर भी ये प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, दूसरा बात कि एक और अभी शिकायत आया है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी, चाहे CCL के अंदर काम करे चाहे टाटा के अंदर, जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां आई हैं, वो लोगों को 50,000 बजाबते लाख रुपया घूस लेकर के उनको आउटसोर्सिंग में दे रही है। उनका पेमेंट कितना है? 10,000 और 12,000। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, हम चरही से बिलोंग करते हैं और CCL चरही GM के अंतर्गत एक रेडी आउटसोर्सिंग कंपनी आई है। जब से आई है तब से वहाँ हम देख रहे हैं कि उसका जो कार्यशैली है वो हमारे लोकल क्षेत्र के प्रति बिल्कुल असहनीय है। किसी मतलब लोकल लोगों को बिल्कुल नहीं रखा गया है और यही बार बार वो उनका रहता है बोलना कि नहीं, यहाँ के लोग कौशल के क्षेत्र में ये परिपक्व नहीं है, जिसके चलते हम नहीं रखेंगे। मेरा काम कौन करेगा? मजदूर में रखेंगे। मजदूर एक वहीं पौता के रहने वाले एक गणेश महतो हैं, ठीक है। उन्होंने गाड़ी चलाया, 3 साल चलाया, किसी कारण उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उसको अपना स्वास्थ्य के लिए उसको बेड रेस्ट मिला, मतलब 2-3 महीना रहा। उसके बाद उसको निकाल दिया गया। फिर ज्वाइनिंग के लिए गया तो वहाँ ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया। पुनः फिर उसके चलते हम लोग कोर्ट गए, सूरत लेबर कोर्ट, वहाँ केस की लड़े। अभी तक केस चल ही रहा है। ये रवैया मतलब आउटसोर्सिंग कंपनी का है। मतलब किसी भी प्रकार से मतलब कि लोकल लोगों को रखना नहीं पसंद करता है और एक ही मात्र कहना है कि नहीं, यहाँ के लोग कौशल युक्त नहीं है, जिसके कारण हम नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ के गवर्नमेंट को समझना चाहिए, लोगों को समझना, GM को समझना चाहिए कि कौशल युक्त आप ज्वाइनिंग करने के बाद भी 6 महीना 1 साल का एक कोर्स करवा देते तो उससे कौशल हो जाते और अपना फिर जो पेमेंट था उसके अनुसार आप देते। लेकिन अच्छा, एक बात और, जब मुझे ये एक चीज लगता है, जब कोल परियोजनाओं में जाता हूं, आप CSR फंड के तहत साफ सफाई, बिल्डिंग, एजुकेशन पर बात करते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य पर बात करते हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों नहीं राज्य सरकार को भी अधिकार है कानून बनाने का खनन नीति का, क्योंकि जितने भी कोल माइंस वगैरह जो आते हैं, ठीक है ना, वो समर्थी सूची का विषय है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का समन्वय होकर के ये होता है। तो मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं खनन नीति में इस आर्टिकल को ऐड कर दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति खनन की शुरुआत तभी कर सकता है जब कम से कम वहां पर 1 साल पहले इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं उनके बच्चे को पहले ट्रेंड कर दिया जाए उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, तब फिर उसको माइनिंग शुरुआत की जाए। नहीं तो जरूरी है, ऐसा पहल होना चाहिए। लेकिन यहाँ झारखंड में क्या ऐसा बना के यहाँ अली बाबा का ढाबा सोच लिया है पूरा, और दूसरी जगह ये जबकि हो रहा है। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए जहाँ, और दूसरा जगह जहाँ कोलकाता चले जाइए, आप देख लीजिए। एक सिंपल साधारण सी बात है कि सबसे ज्यादा कोल माइंस आपका झारखंड में है, कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन
झारखंड कर रही है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में है। ये कितना मतलब समझ सकते कितना बुरा बात है। अगर ये यहाँ का रवैया है झारखंड में, तो कैसे आप जितने भी आप कोल माइंस में देखिएगा, जीएम हो चाहे पीओ हो, झारखंड के एक भी आपको नहीं मिलेंगे। सब बंगाल के, तो बिहार के, तो यूपी के, सब बाहर के ही हैं। तो फिर हमारा जमीन, हमारा कोयला, हमारा सब कुछ रहते हुए और हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी, हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी है, या फिर हम लोग उस तरह के आज तक लड़ाई नहीं लगा पाए, या फिर लड़ाई नहीं लड़ पाए। अंत में एक सवाल आपसे करेंगे संजीदा, कि टाइगर दा से लास्ट बार हम लोगों की मुलाकात हुई थी, तो उनसे इस विषय पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप जिस जगह क्षेत्र पर हैं और जहां जहां कोलवरी और माइंस है, वहां पर वहां के जीएम से मिलिए, वहां के जितने भी प्रॉब्लम है उनको रखिए, और साथ ही साथ रोजगार मुहैया के लिए उन लोगों से आप बात करिए। तो इस पर हम लोगों की क्या पहल होनी चाहिए? देखिए, वो टाइगर दा जिस दिन उनका जन्मदिन था, उस दिन हम लोग ज्यादा नहीं, कम से कम 1 घंटा साथ में रहे थे, और इसी विषय वस्तु पर हम लोग को चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत टाइगर दा बोले कि आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ मुख्य साधन अगर संसाधन है तो माइंस है झारखंड में। अगर माइंस में हम लोग का पकड़ नहीं रहेगा झारखंडियों का, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर वही दिल्ली और मुंबई हम लोग और विदेश जाते रहेंगे, उधर से ही। अभी आपको घटना बता रहे हैं मुंबई का, परसों का घटना है। एक होटल में हमारे झारखंड के रहने वाले व्यक्ति हैं जो वहाँ मुंबई होटल में रहते थे, और उनको होटल मालिक ने मतलब मार के मतलब उसका मृत्यु करवा दिया। वो मतलब डेथ कर दिया। वो कहाँ के रहने वाले? वो डुमरी के ही रहने वाले थे। हाँ, गिरिडीह। हाँ, परसों का रिपोर्ट। और आए दिन जो भी बाहर जाते हैं, किसी ना किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, और सप्ताह में आपका हजारीबाग, चाहे बिशनगढ़ एक एरिया है, बिशनगढ़ हो गया, डुमरी हो गया, बगोदर हो गया, बरकट्ठा हो गया, प्रत्येक दिन मतलब इस तरह का घटना, और बॉडी एकदम डेथ बॉडी आता है। टाइगर दा हो सकता है कि मुंबई भी जाए इस विषय पर। कल तो बात हुई थी टाइगर दा से, तो बोले कि इस तरह का बात हो रहा है, लेकिन फाइनली अभी नहीं जाना है या नहीं जाना है, इस पर नहीं फाइनल हुआ है। एक अंतिम बात और अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहेंगे संजय दा, कि अभी पार्टी 2024 का चुनाव खत्म हो गया है, 29 को लेकर के क्या रणनीति हम लोगों की होना चाहिए? पहला, क्या हम लोग अलायंस की ओर बढ़ रहे हैं? क्या इस पार्टी को अकेले अपने दम पर लड़नी चाहिए? और अगर अपने दम पर लड़नी है तो आपको सारे समाज के लोगों को इस पार्टी का अगुवा बनाना होगा। और इस सभी बिंदुओं पर जब हम लोग रिसर्च करते हैं, तो क्या हमारी पार्टी सेल्फ 2029 के लिए जाएगी या अलायंस के लिए जाएगी? और अगर अलायंस के लिए जाएगी तो भाजपा के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ जाएगी? इस पर कुछ टिप्पणी करें। देखिए, ये तो संगठन का बात है, और मेरा पर्सनल ये नहीं है राय रहेगा कि क्या कहाँ जाना नहीं जाना है। लेकिन अपने पार्टी स्तर पर हम ये जरूर कहेंगे कि जो सबसे बड़ी बात है, कोई भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आपको समीकरण पर जाना होगा। सभी जाति को, अगुवा साथी को आपको आगे लाना होगा, और उसको नेतृत्व करने का एक कौशल देना होगा, तभी हमारी पार्टी मजबूत होगी। आज देख रहे हैं कि 2019 में जब कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी सरकार बनाई थी, तो उस और इस 5 साल के कार्यकाल में सभी लोग मतलब नाखुश थे, इस सरकार से नाराजगी थी, बट फिर भी उन्होंने समीकरण से उन्होंने फिर पुनः सरकार बना लिया। तो ऐसी स्थिति में हमारा कहना है कि हमारी पार्टी तभी मजबूत होगी जब हम समीकरण को लेकर चलेंगे, तभी 2029 में हम लोग अपना जो पावर है वो दिखा पाएंगे। और अलायंस की जहां तक बात है, वो हमारे जो भी केंद्रीय टीम है, सब बैठने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। हम अकेले अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे चैनल के व्यूअर्स है, वो बोल रहे थे कि टाइगर दा को भाजपा से अलायंस करना चाहिए, लेकिन भाजपा अलायंस करने में जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो वो टाइगर जयराम माते हो, नीतीश कुमार के तर्ज पर बिहार में। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो टाइगर तो मतलब हम लोग भी समझ चुके हैं कि अगर कोई अभी का डेट में अगर सीएम मटेरियल है तो टाइगर जयराम महतो हैं। झारखंड के लिए अगर कुछ कर
पाते हैं, कर कुछ कुछ होगा तो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में ही होगा। और 2029 का चेहरा चाहे किसी के भी साथ जाएंगे तो टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री का चेहरा हम लोग क्या, हमारी पार्टी का मुद्दा कभी भटकेगा तो नहीं, हम लोग सीएम का चेहरा तो जरूर बनाए, लेकिन जो स्थानीय नीति जो हम लोगों ने वादा किया 1932 के खतियान आधारित, उससे तो हम लोग नहीं ना भटकेंगे। नहीं, हम लोग एकदम खाटी झारखंडी हैं और हम लोग कभी नहीं भटक सकते हैं, क्योंकि उस दर्द को हम लोग झेले हैं। आज हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कहीं से डिग्री में कमी नहीं है, कंपटीशन का तैयारी जेपीएससी इंटरव्यू दिए हैं और क्या नहीं किए नौकरी पाने के लिए, लेकिन आज हम लोग भटक रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कभी नहीं भुला सकते हैं कि हम लोग 1932 का नियोजन नीति नहीं होगा झारखंड के हित में, इसलिए उसी का लड़ाई के लिए आज हम लोग एक क्षेत्रीय पार्टी का एक मतलब डेवलप हुआ है और इस चीज को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय दा, आप हमारे चैनल पर आए। और साथियों, आप सभी से निवेदन है कि जो भी नेक्स्ट वीडियो 4 बजे के शाम तक आएगा वो आर्थिक भारत के पुरोधा और आर्थिक भारत के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक हमारा वीडियो है, जिस पर हमने रिसर्च किया है कि कैसे एक प्रधानमंत्री का सफर उन्होंने तय किया। उन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं जीता, ना ही वो सांसद रहे, ना ही वो विधायक रहे, फिर भी कैसे, चाहे वो आरबीआई का गवर्नर हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय में हो, चाहे प्रधानमंत्री के सलाहकार हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रहे हो, कैसे उन्होंने ब्रिटिश भारत में, मतलब जिसमें भारत और पाकिस्तान एक था, वहां के पंजाब प्रांत में जन्म लेकर के फिर से भारत में आए। जब भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद उन्होंने यह एक शिक्षक से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक का जो दायरा उन्होंने पाया, इस पर हम लोग आज शाम में चर्चा करेंगे। जरूर देखिएगा। आप सभी को झारखंडी जोहार।